आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो ये हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा के लिए नहीं है कि बोला जाएगा। कुछ हिस्टोरियन का कुछ और मानना है और कुछ हिस्टोरियन कुछ और मानते हैं। ठीक है, तो आप बोल भी सकते हैं, आप नहीं भी बोल सकते, लेकिन इसको कहा जाएगा ऐसा। इसके बोले जाने के कई कारण हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग इकट्ठा हुए थे आपस में, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक किसी विदेशी ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे, वो भी आर्म्ड रिबेलियन के लिए। पहले उनके पास हथियार हो ना हो, एक होता है कि सिर्फ आंदोलन कर लेना, हड़ताल कर लेना, भूख हड़ताल पर बैठ जाना, लेकिन इसमें क्या था, विरोध आर्म्ड था, यानी कि हथियारों के साथ किया गया था। लोगों ने लड़ाई करने की मन में ठान रखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें देखिए लोगों को विद्रोह करते हुए दिखाया गया है। सेपॉइज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन 1857। मेनली ये नॉर्थ साइड में था। इस इंडिपेंडेंस का जो हम फर्स्ट वॉर बोलते हैं इसको ये बात आप ध्यान रखने की बात है कि ये नॉर्थ साइड में ही फैला हुआ था। ठीक है, मतलब नॉर्थ के लोगों ने ही किया था, साउथ तक ये नहीं पहुंच पाया था। ये इसके एक फेलियर का एक कारण भी रहा था, क्योंकि पूरे इंडिया में लोग एकजुट नहीं हो पाए थे, सिर्फ नॉर्थ साइड तक मेनली सेंटर्ड रहा था। तो लेकिन स्टार्ट करते ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि कई जातियाँ, कई धर्म के लोग, औरतें भी और बच्चे तो नहीं, सिपाही, किसान, हर तरह की जो क्लास के लोग थे वो एक साथ इकट्ठा हुए थे ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या थे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते रहे थे जो कि लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, जिन्हें एक्सेप्ट करने में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ ये ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे रीति रिवाज में, हमारे डे टू डे रूटीन में, बहुत ज़्यादा ही हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। तो देखते हैं क्या पॉलिसीज़ थी जो लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने रिएक्ट किया। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक्ड एट द पॉलिसीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, जो कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा था ये भी आपको पता चल रहा था। उस चैप्टर में देखा था आपने, किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ये सब अफेक्ट हो रहे थे अलग अलग तरीक़ों से। और आपने ये भी देखा कि लोगों ने कैसे इन पॉलिसीज़ का विरोध किया, एक्शन लिया, एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। क्योंकि सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ जो थी लोगों को नुकसान ही नहीं पहुंचा रही थी, उनकी जो संवेदनशीलता है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको भी चोट पहुंचा रही थी। तो एक तरीके से डबल चोट कर रही थी उन्हें, तो वो उसको झेल नहीं सकते थे। पहला रीज़न एक और है, क्या हुआ ऐसा, नवाब्स लूज देयर पावर। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स और राजा थे। ठीक है, इंडिया में पहले क्या थे, एक सेंट्रल, पहले तो एक अथॉरिटी होती थी जो मुगल्स होते थे। ठीक है, मुगल्स थे, उससे पहले सुल्तान्स थे। तो क्या था, लेकिन छोटी छोटी जो रियासतें थीं उनके राजा हुआ करते थे। तो राजाओं का जो शासन था वो चला करता था, और उनको लगा कि उनकी पावर तो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ब्रिटिश लोग अपना कंट्रोल उनके ऊपर भी करते जा रहे हैं। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। क्योंकि अब जब अथॉरिटी उनकी, ब्रिटिश लोग अपनी बातें उन पर थोपेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा कि उनका सम्मान भी लोगों की नज़र में गिरेगा, कि वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं और एक तरीके से उनके ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। तो रेजिडेंट्स थे हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड। क्या था, जो रहने वाले लोग थे, रेजिडेंट्स थे, उनको कई सारे दरबारों में नियुक्त किया गया था। तो रूलर्स की जो फ्रीडम थी वो भी ख़त्म हो गई थी, उनके आर्म्ड फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया गया था। एंड देयर रेवेन्यूज़ एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, उनके रेवेन्यू लेने का जो हक था, उनकी जो जितनी भी जिन सीमाओं पर उनका कब्ज़ा हुआ करता था वो उन्होंने ले लिया। किसने, ब्रिटिश ने। बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज़ क्या थी, उन्होंने बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश की कंपनी से, मतलब कि बातचीत से सुलझा लिया जाए। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को सुलझा लिया जाए कि चलो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर किया ही किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, वो चाहती थी कि कंपनी रिकॉग्नाइज़ करे, क्योंकि आपने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। उसमें क्या कहा था कि अगर किसी राजा का कोई मेल आयर नहीं है, यानी कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो कि उनका अपना हो, अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, तो वो कंपनी के रूल के अंतर्गत वो राज्य आ जाएगा। लेकिन झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनका एक अडॉप्टेड सन था, और वो चाहती थी कि वो अपने किंगडम का उनको उत्तराधिकारी बनाएं।
उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। नाना साहेब भी जो थे वो भी एक अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। उन्होंने भी ये एक तरीके रिक्वेस्ट की कि भाई उनको भी उनके फादर की पेंशन दी जाए, क्योंकि भाई वो उन्हीं की संतान है, उनको उनका उत्तराधिकारी माना जाए। ठीक है, जब वो मर गए तो हाउ एवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी, कंपनी को पता था कि हम इनसे ऊपर हैं, हम सुपीरियर हैं और मिलिट्री पावर्स भी हैं, टर्न डाउन दीज प्लेयर्स। उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि अगर हम मना भी कर देंगे तो ये लड़ तो सकते नहीं हैं, तो उन्होंने इनकी इन रिक्वेस्ट्स को इनकार कर दिया, बिल्कुल इनकार करके बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अवध जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ये भी एक टेरिटरीज थी जो कि लास्ट में एनेक्स्ड की गई इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत। अवध पे क्या किया गया, 1801 में पहले सब्सिडरी अलायंस थोपा गया। इसमें क्या था, जिस राज्य पर सब्सिडरी अलायंस लगता था उसमें उस राज्य के राजा को क्या था, अपनी सेना रखने का हक नहीं था। वो क्या करती थी, पे करती थी कंपनी को बदले में किसके, कि वो सेना रखें। और जब एट द टाइम ऑफ द नीड क्या राजा क्या कर सकता था, कुड आस्क फॉर द हेल्प ऑफ देयर मिलिट्री पावर्स। तो अब क्या था, 1856 में ये भी ले लिया गया इनसे, यानी अवध उनके कंट्रोल में आ गया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि जो टेरिटरी जिसका शासन अच्छे से नहीं चल रहा, मतलब वो डिसाइड करते थे कि कौन से राज्य का शासन अच्छे से नहीं चला रहा है कोई राजा। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल क्या कहता था कि अब हमको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, यानी कि अब हमारी मजबूरी बन जाती है भाई, ये वो हम पे एहसान कर रहे थे एक तरीके से कि भाई हमको अच्छे से एडमिनिस्टर वो ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। कंपनी ने यहाँ तक कि ये भी प्लान बना लिया था कि मुग़ल डायनेस्टी का अंत कैसे करना है। ठीक है, औरंगज़ेब के बाद वैसे भी बहुत सारे वीक शासक आए, रूलर्स आए, तो उनको बहुत आसान हो गया उनसे। पहले तो उन्होंने बहुत तरह की उन्होंने कंसेशंस ली, ट्रेड की। ठीक है, धीरे धीरे टेरिटरीज पे कब्जा किया, तो अब उन्होंने सोचा कि इसको ख़त्म ही कर डालते हैं। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स। उन्होंने क्या किया, कॉइन्स होते हैं जैसे कि हमारे भी देश में राष्ट्रपति के साइन होते हैं, जैसे रुपये देखते हैं आप, ठीक है, गवर्नर के साइन भी होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब हर तरह की जो भी एक्ट बनता है या कुछ भी होता है तो एक तरीके से प्रेसिडेंट उस पर अपनी मोहर लगाता है। तो उस ज़माने में भी जैसे कॉइन्स थे, कॉइन्स पर क्या होता था, राजाओं का एक तरह का ट्रेड मार्क था, एक जो मार्क लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, वो भी लगा होता था। तो उन्होंने क्या किया, तो उन कॉइन्स को रिमूव कर दिया, मतलब मुग़ल किंग का नाम हटा दिया उस पर से। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उसकी जो फैमिली है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट में, और दिल्ली में कोई दूसरी जगह रहने के लिए दी जाएगी। 56 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये भी डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र कौन थे, ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे, वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग एंड आफ्टर द डेथ ऑफ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकग्नाइज्ड एज किंग्स। क्या कहा था कि अगर ये भैया इनको लास्ट मुग़ल राजा हम मानेंगे, अगर ये मर जाते हैं तो इनका कोई भी बेटे को हम मुग़ल बादशाह के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि एंड ऑफ द मुग़ल एरा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। उनको बस सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा, राजा कोई नहीं होगा, राजा हम खुद हैं। ठीक है, ये सब वो करते आ रहे थे इंडिया पर। पीजेंट्स एंड द सिपॉइज इन द कंट्री साइड। ठीक है, और साइड में मतलब गांव वाले एरिया में देखिए क्या चल रहा था। जो किसान और ज़मींदार थे वो वैसे ही गुस्सा थे, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे ब्रिटिश, और बहुत सारे उन्होंने कठिन रिजिड मेथड्स, बहुत कठोर तरीके अपनाए थे रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। मतलब किसी भी हालत में वो रिवेन्यू टैक्स को माफ़ नहीं करते थे। जैसे कहते हैं ना, लगान तो देना ही पड़ेगा, चाहे दुगना दो चाहे चौगुना दो, जितना भी वो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, खुद को बेच कर दो, कैसे भी दो। तो बहुत सारे उन्होंने कठोर तरीके अपनाए हुए थे। बहुत सारे जो लोग नहीं पे कर पाते थे, मतलब वो लगान चुकाने के लिए लोन ले लेते थे ज़मींदारों से, तो ज़मींदारों को वो चुका नहीं पाते थे, मनी लैंडर्स को, तो धीरे धीरे उनकी लैंड भी वो छीन लेते थे। कौन? मनी लैंडर्स। और उस ज़मीन को जो कि उन्होंने काफ़ी जनरेशन्स, काफ़ी पीढ़ियों से उन्होंने उस पर खेती की है। इंडियन सिपॉइज का क्या इशू था, ये तो पीजेंट्स का इशू है, आपको याद रखना है। जब आपको रीजंस पूछे जाएंगे ना कि क्या 1857 के रिवोल्ट के रीजंस हैं, तो आपको पीजेंट्स का, सिपॉइज का, एक एक का आपको अलग पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो सिपॉइज का क्या रीज़न था। इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैड ऑल्सो रीजंस। उनको भी उनके क्या रीजंस थे, उनकी असंतुष्टि के, दे वर अनहैप्पी, क्योंकि वो अपनी पे, अलाउंस, कंडीशन ऑफ सर्विस, इन सब के लिए अनहैप्पी थे।
कुछ नए रूल्स बनाए थे उन्होंने। क्या थे? वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़। के किसी धर्म में कोई चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है, हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए जैसे गाय पूजनीय है, अगर कोई गाय को हर्ट करता है कोई भी धर्म का व्यक्ति, तो हमको हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। तो डिड यू नो दैट दोज डेज, अब उस ज़माने में क्या होता था, जो देश के लोग थे वो क्या चाहते थे, उनको लगता था कि अगर किसी ने समुद्र पार कर लिया है, मतलब चले गए समुद्र पार किसी भी वजह से, तो इसका मतलब है उन्होंने अपने धर्म के खिलाफ, अपनी कास्ट के खिलाफ काम किया है, ठीक है। जब 1824 में जो सिपाही थे जितने भी इंडिया के, उनको कहा गया कि बर्मा में सी रूट के थ्रू जाना है आपको, ठीक है, कंपनी के लिए लड़ना है आपको जाकर वहाँ पर। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई हम तो सी क्रॉस नहीं कर सकते। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड, उन्होंने कहा कि हम ज़मीन के रास्ते से, लैंड के रास्ते से चले जाएंगे, लेकिन सी के थ्रू मत ले जाइए हमें। दे वर सीवियरली पनिश्ड, उनको जिन्होंने मना किया उनको बहुत ज़्यादा कठिन उनको पनिशमेंट दी गई। सिंस द इशू ऑफ द दे डिड नॉट डाई डाउन, सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, मतलब ये इशू ख़त्म नहीं हुआ। 1856 तक कंपनी ने क्या किया, एक नया लॉ निकाला जिसमें कहा गया कि कोई भी नया पर्सन जो कि कंपनी में, आर्मी में आता है एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, उसे समुद्र पार आने के लिए एग्री होना ही पड़ेगा। तो सिपाहियों ने भी रिएक्ट किया कि भाई ये सब तो ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि जो लोग सिपाही थे उनके फैमिली में देखा जाए तो किसान थे, उनके बाप भाई सब किसानी करते थे, तो वो किसान भी थे एक तरीके से और सिपाही भी थे। तो दो तरीके से उनको डिसकंटेंटमेंट हो रही थी, उनको बुरा लग रहा था। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, ठीक है। ये मैंने भी बताया आपको कि बहुत सारे सिपाहियों की जो गांव थे, फैमिलीज़ थी, वो गांव में रहती थी, वो पीजेंट्स भी थे। तो इसलिए उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा फैल गया क्योंकि दो तरफ से उनको मार पड़ रही थी। अब है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। अब अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए, उनको लगा कि हम कुछ समाज में सुधार कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रिस्पांस उसको लेके अच्छा नहीं था। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी का रिफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कुछ सुधार होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी गलत रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा होता आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए एक सभ्य समाज में। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, जैसे सती एक प्रथा थी, उसमें क्या होता था, अगर किसी औरत के पति मर जाता था तो उसकी जो चिता होती थी उसमें वो औरत भी जल के मर जाती थी। तो हालांकि ये बहुत ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और ये अच्छी नहीं थी प्रथा, लेकिन तो इन्होंने क्या किया, उसको रोकने के लिए कोशिश की, रिफॉर्म किया, एनकरेज किया। और विडो जो कोई, जैसे पहले बाल विवाह होते थे, ठीक है, बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, अगर उसका पति मर जाए तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, आज तो शादी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो विडो की रीमैरिज, ये सब जो रिफॉर्म्स थे ये ब्रिटिश लेकर आए। इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन भी उन्होंने प्रमोट की। 1830 के बाद कंपनी ने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ को। एक्चुअली वो क्रिश्चियन धर्म को यहाँ पर फैलाना चाहते थे, उनका जो एक एजेंडा था उनके माइंड में। तो हम लोगों को रिफॉर्म्स की शक्ल में वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे कि उनका धर्म फैले और उनकी अथॉरिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को फंक्शन करने के लिए कि आओ भाई अपने धर्म का प्रचार करो, अपनी लैंड और प्रॉपर्टी भी खरीद लो तुम यहाँ पर, ठीक है, रहना शुरू हो जाए, मतलब कि एक धर्म के लोगों को यहाँ अंदर लाना शुरू कर दिया। 1850 में नया लॉ भी पास हुआ कि क्रिश्चियनिटी में जो आना चाहता है, जो अपने धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन बनना चाहता है, उसके लिए बहुत आसान रूल्स बना दिए, ठीक है। और इस लॉ ने अलाउ किया कि इंडियंस को जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने पूर्वजों की जो जायदाद है वो मिल जाया करेगी, ठीक है। तो मतलब लोगों को लालच दिया कि क्रिश्चियन धर्म अपना लो। तो बहुत सारे इंडियंस ने ये फील करना शुरू किया कि ब्रिटिश अब क्या कर रहे हैं, उनके धर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम्स, रीति रिवाजों को, उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज। अब कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो कुछ बुरी चीज़ें यहाँ हो रही थी, जैसे सती और ये विडोरी मैरिज नहीं करने दे रहे थे, इस तरह की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका कुछ इंडियंस लोग समर्थन कर रहे थे। इसके बारे में हम चैप्टर 7 में यहाँ पर बताया गया, पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। तो फिलहाल जो रीज़न है जो हमने पढ़े, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे लोगों के मन में एक गुस्सा पैदा हो रहा था और अचानक से 1857 के रिवोल्ट के रूप में सामने आया। तो ठीक है, आगे के चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।